आदरणीय प्राचार्य विजयलक्ष्मी नंदा जी, मेरे कमेटी के सभी सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालय से जुड़े मेरे सभी साथी, तो सौरभ जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं। और हमें चूंकि आज छड़ी दिवस है, तो छड़ी दिवस की मैं सभी अपने साथियों को और विद्यार्थियों को बधाई दूंगी। छड़ी का महत्व के लिए मैंने अपने जो वक्ता है सौरभ जी, उनको बुलाया है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं बात करूंगी। तो सौरभ जी को बुलाने से पहले और ऐश्वर्या को बुलाने से पहले मैं अपनी प्राचार्या से अनुरोध करूंगी कि आज छड़ी दिवस की बधाई देते हुए हमारे बच्चों को कुछ शब्द कहें, क्योंकि बच्चे आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सागर, डॉक्टर सौरभ जी और हमारे ऑल आवर स्टूडेंट्स, मैं बधाई देती हूँ छड़ी दिवस की, क्योंकि छड़ी दिवस में एक तरह की हमारी समझ बनती है कि हम सपोर्ट कैसे बन सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे के छड़ी बने, और ये सिर्फ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम लोग सबके लिए है। तो एक दूसरे के लिए हम कैसे एक साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी समझ हम इससे बनाएं। और फिर भी अपने आप भी सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना, इसकी भी समझ बनाए। तो मुझे लगता है हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे जो मुख्य अतिथि है सौरभ जी और डॉक्टर सागर, आज जैसे कि छुट्टी भी है और पूजा भी है, लेकिन आपका जो इस तरह की दायित्व निभाने की बात है, उस पे भी हम लोगों को आपके आभारी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतने अच्छे समय पे ये काम रखा है। तो एक तरह से यहाँ पूजा हो रहा है और आज छड़ी दिवस का भी बधाई आप लोगों को है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करें, और सबको बधाई है इस प्रोग्राम की लिए। धन्यवाद मैम। और सौरभ राय जी को बुलाने से पहले मैं ऐश्वर्या से अनुरोध करूंगी कि वो सौरभ राय जी से हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराए। Now, I would like to take the pleasure of introducing the audience to our esteemed speaker of the day, Mr. Saurabh Ray. He is working as a member of Disability Cell of Faculty of Education, Jamia Millia Islamia. He is also expert member of Technical Committee on Artificial Limbs and Assistive Devices of Bureau of Indian Standards, Government of India. He is also the Vice President of Uttar Pradesh Cricket Association for the Blind. He is member of a number of renowned professional bodies and organizations. He has a very rich and expansive body of research work, which comprises of research papers and articles in journals, chapters in books, and abstracts on various facets of disability. Since his student life, Sir has been a very active participant in extracurricular and co-curricular activities, and he has a number of achievements to his credit for the same. He also organizes seminars, conferences, and webinars on educational and disability related issues. For his efforts towards creating an enabling, progressive, and inclusive education system, he has been awarded with a number of awards such as Rashtriya Gaurav Samman by Shri Rameshwar Seva Sansthan, Haryana, and Dr. Saraswati Radhakrishnan Best Faculty Award 2021. It's our extreme privilege that we have Sir amongst us today, and I sincerely hope that we will have a very insightful lecture by him on the need of white cane law for the assurance of equity-based society. Thank you, everyone, and welcome, sir. धन्यवाद ऐश्वर्या। आपको आपके व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। यस सौरभ, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हाँ, थैंक यू और मिरांडा हाउस कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो इस वेबिनार की ऑडियंस है, उन सबका मैं भी स्वागत करना चाहूँगा। और इतने बढ़िया स्वागत और मेरे बारे में आपने इतनी अच्छी बातें कही आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों ने, और उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। अब जिस विषय के लिए और जिस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उस पर बात करूँ शुरू करने से पहले ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं कि पहले तो कल हमने
वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट किया और आज हम इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड साइट डे हर अक्टूबर की सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो इस बार कोइंसिडेंटली हमारे इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे से ठीक पहले आया और ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वेकेशन हमारे यहाँ 14 और 15 दोनों दिन है, जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन का हमारे पास आया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ और आप सब लोगों के बीच हम जुड़ पाए। और आज हम जिस अवेयरनेस के लिए, जिस बात के लिए, जिस कोशिशों के लिए हम 2011 और 2017 से कोशिशें कर रहे हैं, वो शायद हम आप तक फिर पहुंचा पाएंगे। जैसा कि आपने परिचय मेरा दिया ही है और मैं आपको इस परिचय से लग भी गया होगा कि मैं एक रेवोल्यूशनिस्ट की ही तरह काम करता हूँ। हम सब क्रांतिकारी हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी हम यही कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस और रेवोल्यूशन कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड साइट डे से शुरू करते हैं, क्योंकि हम दोनों दिनों को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो टॉपिक है हमारा वो इक्विटी को क्रिएट करना सोसाइटी में और जिससे इंटरनेशनल व्हाइट कैन लॉ आए और उससे इक्विटी क्रिएट हो सोसाइटी में, उसकी बात ही करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड साइट डे की बात करनी पड़ेगी। वर्ल्ड साइट डे बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेशन करके ये 2000 से शुरू किया कि हम अपनी आँखों को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से उनको मानना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। हाउ टू लव विद योर आइज़, ये चीज़ जो है ये इस साल का थीम है वर्ल्ड साइट डे का। और आपको अपनी आँखों से कितना प्रेम होना चाहिए इसकी कोशिश करनी चाहिए और इसी बात का मूवमेंट इस साल किया जा रहा है। साइट वैसे तो सुनने में ये लगता है कि दृष्टि या दृष्टिकोण की बात है, लेकिन यहाँ दोनों की बात है। आँखें बहुत कीमती हैं और शायद इंसान के 5 सेंस ऑर्गन में से इन्फॉर्मेशन वाला ही होता है, लेकिन हम उसको हमेशा इग्नोर कर बाहर से आए तो भैया पैरों का ध्यान रखना है, पैरों में को प्रेशर ना हो, उसकी अपने खाने पीने के वक्त जीभ यानी हमारी जो टंग है, जो नाक है, उन सब का बहुत ध्यान रखते हैं। बस आँखों पर पड़ने वाले प्रेशर्स और आँखों से जुड़ी कई बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप आँखों से प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। यही नहीं होना चाहिए। आँखें हमारी बहुत कीमती हैं और बहुत ज़रूरी हैं और उसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। वही नहीं जिसके पास दृष्टि है, वही नहीं जिसके पास कम दृष्टि है या वही नहीं जिसके पास बिल्कुल दृष्टि नहीं है, सभी को अपनी आँखों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपनी आँखों से बहुत प्रेम रहना चाहिए। ये आप जान लीजिए कि आज अगर आपने अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखा, तो हर 1 घंटे में 1 दृष्टिबाधित या 1 रिफ्रैक्टर एरर का पेशेंट या 1 लो विज़न यानी हर 1 घंटे में 1 व्यक्ति आई डिसीज़ेज़ से इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर इस हिसाब से आप काउंटिंग करने लगें, तो आपको लगेगा कि इंडिया में कितने सारे विज़न से जुड़े, विज़न डिसीज़ेज़ से जुड़े पेशेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे। और आप ये समझ लीजिए कि इस रफ्तार को मैंने एक अनुमान के हिसाब से आपको बताया, जबकि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग आप देखें तो वो ये मानते हैं कि हर मिनट और हर सेकंड के साथ विजन प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ रही है। उसके कई कारण हैं और कई तरीके की समस्याएं हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे गंदा पानी या आपके खान-पान या आपका जो अभी मोबाइल, लैपटॉप या आई प्रेशर है। गलत तरीके से आँखों का प्रयोग करना भी एक
खतरनाक बात है और आपके खान पान में विटामिन ए की कमी होना भी आपकी आंखों के लिए परेशानी है। फिर अभी हमने कोविड को झेला है और कोविड पेंडेमिक में हमें हाइजीन के बारे में रोज सुबह से शाम तक सुनने को मिला और उसमें हमें पता चला कि जो हम हाइजीन अब तक नहीं करते आ रहे थे, उससे करीब 2000 से 3000 वायरसेस तो हम लोग रोज अपने हाथों में पा रहे थे और जब से हम हाइजीन का ध्यान रखने लगे हैं, तब ये वायरस धीरे-धीरे हमसे दूर होने लगे हैं और जो कुछ बचे भी थे, वो धीरे-धीरे ऐसे वायरस खत्म होने लगे हैं, जो लॉन्ग टर्म पे हमें नुकसान पहुँचाते थे। और कई वायरसेस ऐसे हैं जो आँखों के ज़रिए आपको तकलीफ देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आम तौर पे आप लोगों में से कई लोगों ने कंजंक्टिवाइटिस या आँख आने के बारे में सुना होगा और सबसे बड़ा मकसद ही यही है वर्ल्ड साइट डे का कि आपको ये पता चले कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आँखों से अब जो दूरी बनाकर आपने रखी हुई है, केवल उससे आप लेते हैं, उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करते सही तरीके से, ना तो रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ना उसे प्रोटीन और विटामिन प्रोवाइड करने की कोशिश दुबले बनने में पड़े हैं, फास्ट फूड खाने में पड़े हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से विटामिन और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। और उस वजह से आपकी आँखों के टिश्यूज़ इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वक़्त से पहले आपको चश्मे लग जाते हैं या फिर आप वि ब्लाइंड हो जाते हैं या लो विज़न हो जाते हैं। और फिर आप भगवान को कोसते हैं कि भैया हमारे साथ ये क्या हुआ? मैंने क्या गलती कर दी? मेरे पुराने जन्म के अपराध थे। लेकिन ये सब कोई बातें नहीं है। आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं रखा अपनी आँखों का, आपने उनसे उतना प्रेम नहीं किया, जितनी ज़रूरत थी आपकी आँखों को आपके प्रेम की, जिसकी वजह से आपने उन्हें खो दिया या उनको तकलीफ हुई या उनमें उनकी दृष्टि क्षमता में या उनकी एफिशिएंसी में, उनके ये कह सकते हैं उनकी पावर में कमी आई। और यही सबसे ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं, जो ब्लाइंड हो गए हैं या लो विज़न हो गए हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? वो तो हो गए सो हो गए, नहीं। जो लोग लो विज़न हो गए हैं या जिनको केवल लाइट परसेप्शन या कलर परसेप्शन भी है, उनको भी अपनी आँखों को उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है जितना बाकी लोगों को। क्योंकि वो भी अपनी रिमेनिंग विज़न, चाहे वो लो विज़न के लेवल की हो, चाहे वो लाइट परसेप्शन, कलर परसेप्शंस की हो, वो भी वो खो सकते हैं, अगर अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी टिल आफ्टर बर्थ, किसी भी इंसिडेंट से अगर आपने खाने-पीने और सही तरीके के हाइजीन का और सही तरीके के आँखों की प्रेशर का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, तो आप दुनिया ऊपर वाले की इस इतनी जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं, उनमें से एक को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएँगे, तो वो अपनी क्षमता खो देगी, तो फिर आपको ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वर्ल्ड साइट डे पर आपको यही मैसेज है मेरा कि आप अपनी आँखों को उतना ही प्रेम करें, जितना आप अपने ज़िंदगी में सबसे अनमोल चीज़ को प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम करें। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, अपने आँखों को प्रॉपर हाइजीन का दें, प्रॉपर रेस्ट दें और प्रॉपर विटामिन एंड प्रोटीन प्रोवाइड करें। मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूँ, जिसने एमटेक की डिग्री हासिल करने के बाद बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर ली और जब उसे इंटरव्यू खत्म हुआ तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था। उसे एक लेटर दिया गया फर्स्ट फ्लोर पे कि जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको करीब 1.5 लाख की सैलरी हर महीने मिलेगी। आप अपना जाइए एन्जॉय कीजिए और आपको इतने तारीख को जॉइन करना है। वो इंसान खुश होकर सीढ़ियों से उतरता हुआ जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा तब तक वो ब्लाइंड हो चुका था। आप सोचिए, पूरी ज़िंदगी की सारी मेहनत उसकी, जो उसने आँखों से अपनी कमाई थी, वो उसकी लॉस हो गई और उसको अगर वो दोबारा हिम्मत करके, दोबारा ट्रेनिंग पा करके, एडजस्टमेंट ट्रेनिंग एनआईवीएस से करके और दोबारा अपनी ज़िंदगी को शुरू नहीं करता, तो उसने जो वो गलती की थी, अपने आँखों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन ना प्रोवाइड करके और उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जो उसका रेटिनल डिटैचमेंट हुआ, वो चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है।
आप सड़क पर चलते हुए किसी ऐसे वायरस का भी शिकार हो सकते हैं जिससे आपको असहनीय पीड़ा के साथ ब्लाइंडनेस हो जाए। अगर आप अब विटामिन ए डेफिशिएंसी के शिकार हैं, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, आपका आंखों के लिए प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन नहीं की गई है, कड़ी धूप में, रेगिस्तान में, चिलचिलाती धूप में आप घूम रहे हैं, आंखों का ध्यान नहीं रखे, उसमें धूल मिट्टी जा रही है और आप उसको सही तरीके से प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप भी वहां पर भी आप तकलीफ उठा सकते हैं। तो इसलिए हर मायने में आपकी आंखें बहुत कीमती हैं और उसको उतना ही प्यार चाहिए। और इस वर्ल्ड साइट डे की जो 2021 की थीम है, लव योर आइज, उसके साथ मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा। अब हम आते हैं आज का दिन। ये दिन 2011 से, जब से मैंने ये जाना कि व्हाइट कैन लॉ कितना अच्छा है और कितने देशों में है और कितनी अच्छी तरीके से काम करता है, उस साल से ही इंटरनेशनल व्हाइट केन सेफ्टी डे मेरे लिए हर साल एक कोशिश का दिन होता है, एक कीमती दिन होता है, जिस दिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ या उस जनता की आवाज़ या उन लोगों की आवाज़, दृष्टि दिव्यांग यानी विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली दिव्यांगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक पहुँचे। और जो न्यायपालिका भारत की, यानी जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो केवल जिस लॉ को केवल एज अ प्रिंसिपल अपने लॉ में मानता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट कैन लॉ, उसको वो लीगली अडॉप्ट करे और एग्जैक्टली नॉट अ प्रिंसिपल कि सीधे सीधे एज अ लॉ उसको इन्फोर्स किया जाए और देश में इक्वालिटी की जगह इक्विटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड हों और विजुअली इम्पेयर्ड हो चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, उसके लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो कि उसकी लाइफ सेफ्टी के साथ साथ इक्विटी के साथ वो जॉब, एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन के हर प्रोस्पेक्टिव में सक्सेसफुल हो पाए, उसके नजरिए की कोशिश की जा सकती है। मैं आपको सफेद छड़ी दिवस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि सफेद छड़ी से पहले विजुअली इम्पेयर्ड लोग लकड़ी का ही प्रयोग करते थे और छड़ी के प्रयोग का इतिहास तब से है जब से दृष्टिबाधितों का इतिहास। और दृष्टिबाधितों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली छड़ी में कोई रंग नहीं होता था या उसको व्हाइट केन नहीं कहते थे या उसका कोई साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं होता था। लेकिन 1930 में ये कोशिश की गई कि इसका एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड बना जाए। और क्योंकि कई बार होता है कि अंधेरे में पता नहीं चलता कि व्यक्ति के हाथ में छड़ी है तो वो ब्लाइंड है कि कौन है, और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ये करने लगे थे कि अगर मैं गाड़ी पर हूँ तो सामने वाला खुद हट जाए, मुझे नहीं हटना पड़े। तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखकर 1930 में रेड क्रॉस और अमेरिकन एजेंसीज द्वारा ये कोशिश की गई कि इस स्टिक को जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं उसे एक कलर दिया जाए, और ऐसा कलर जो रात के अंधेरे या कहीं पर भी शो हो सके, तो उसको व्हाइट केन कहा जाने लगा। व्हाइट केन के लिए एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ इसको लाया गया 1945 में। 1945 में इसको डॉक्टर रिचर्ड ई हुअर, जो इंग्लैंड के निवासी थे और अमेरिका में डॉक्टर थे, जो कि हमारे द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स वॉर ब्लाइंड हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को कई प्रकार के हॉस्टल्स में रखा गया। वहां पे वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे लेकिन उसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, जिसे डॉक्टर रिचर्ड ई हुअर ने डेवलप किया और उनको दिया, जिसे हम व्हाइट केन कहते हैं। और उसके बाद 83 में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। 1886 में
आप समझ लीजिए कि 1886 में भी ये चीज आई सामने और इसके ऊपर कोशिश की गई थी, लेकिन वो चीजें सफल नहीं हुई। लेकिन जब 83 में 1983 में ये चीजें कोशिश सामने आई तो इन पर बहुत काम हुआ और लोगों ने कोशिश की। लेकिन माइलस्टोन सेट होता है सेनेटर स्कॉल की निर्मम हत्या से, यानी रफ किलिंग जो सेनेटर स्कॉल की हुई, एक अमेरिकन सेनेटर जो विजुअली इम्पेयर्ड थे। 1986 में उनको रोड पर कार द्वारा एक्सीडेंट हुआ और जिसमें उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद अमेरिका ने व्हाइट कैन लॉ को विद पेनल्टीज एंड मतलब सजाओं के साथ लागू किया और पूरी एम्बॉस किया, एकदम से इन्फोर्स किया, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका के कई स्टेट्स में लोगों ने बगावत की कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं ऐसे लॉ की, क्यों हम रास्ता दें। तो इन द होली बुक ऑफ एवरी रिलीजन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अमेरिका ने ये सीनेट में बयान दिया हुआ है कि सभी होली बुक्स में, जो भी हमारे पवित्र किताबें या ग्रंथ हैं, उन सब में यही कहा गया है कि मार्ग पर यानी ऑन द रोड सबसे पहला राइट यानी फर्स्ट राइट जिसका होता है वो होता है वो जो जिसको मार्ग में बनाया जाए तभी वो उस मार्ग पे चल सकता है। यानी जब तक उसके लिए रोड ना हो वो उस पर चल नहीं सकता। सबसे पहले उसका राइट है उस रोड पर चलने के लिए। और सोसाइटी ने अपने डेवलपमेंट में कभी भी ये जो डेवलपमेंट हुई सोसाइटी का, उसमें सबसे बड़ी कमी जो थी सोसाइटी की वो ये थी कि सोसाइटी ने ये जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी साइंटिफिक इनोवेशन किए और जो भी साइंस तैयार किया, जो भी चीजें, जो भी डिवाइसेस बनाए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो और उससे पहले की जितने भी सामान है, अगर शुरुआत से ही सोसाइटी ये सोचती कि यूनिवर्सली डिजाइन किया जाए हर चीज को, यानी समाज के जितने प्रत्येक अंग है, मतलब एवरी ईच ऑफ पार्ट ऑफ सोसाइटी का जो भी इंसान है, ह्यूमन है, उन सबकी जरूरतों को, सबकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस डिवाइस को कोई भी चीज बनाएंगे तो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी होगी। इस नजरिए से कभी सोसाइटी ने कुछ डेवलप ही नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें असिस्टिव और एडेप्टिव डिवाइसेस डेवलप करने पड़ रहे हैं। अगर सोसाइटी शुरुआत से ही इक्विटी बेस्ड तरीके से चीजों को डेवलप करती, साइंस उसको डेवलप करता, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते या इन्वेंशंस होते, तो कभी भी इस तरह की परेशानियां आज जो एक मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, वो मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए चीजें नहीं है या चीजें अब बनी है पहले नहीं थी, तो वो चीज कभी नहीं होती। और इसीलिए ये कहा जाने लगा कि उस सोसाइटी के जो लोग थे वो ये कहने लगे अमेरिकन सोसाइटी की, इनकी क्या जरूरत है, ये तो मार्जिनलाइज लोग हैं, एक दो लोगों के लिए हम क्यों अपनी कारें रोके, हम क्यों सड़कों पे दौड़ने से अपने आप को रोके। कोई छड़ी लेके आ जाएगा और मैं अपनी रफ्तार रोक दूं। ऐसी सोच रखने वाले न जाने कितने स्टेट्स में, अमेरिकन स्टेट्स में लोग आए, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन वो नहीं थी जिसकी उनको जरूरत थी और उनको अपना पीछे हटना पड़ा। और फिर उसके बाद ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, सभी जगह पर व्हाइट कैन लॉ, यूरोप की कई कंट्रीज में व्हाइट कैन लॉ आया, जिसमें ये साफ तौर पर था कि अगर कोई सफेद छड़ी के साथ आपको सड़क पर दिखता है तो आपको उसके लिए अपना रास्ता रोक, आपने अपनी गाड़ी को रोकना होगा, उसे रास्ता देना होगा। व्हाइट कैन लॉ के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे का एक और इम्पोर्टेंस है कि इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि आप ये जानें कि जो व्हाइट कैन व्यक्ति लेकर चल रहा है वो ब्लाइंड है, लो विजन है, डेफ ब्लाइंड है, कौन है। तो अगर सिर्फ व्हाइट कैन है, नीचे में रेड कलर की पट्टी नहीं लगी हुई है,
या रेड कलर से पेंट नहीं हुई है उसकी छत, ठीक, तो वो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड है या 100% ब्लाइंड है। अगर उसकी छड़ी में मतलब आपका नेवी ब्लू कलर या ग्रीन कलर है तो वो लो विजन होंगे या पार्सली साइटेड होंगे। अगर उनकी छड़ी में रेड है, अगर नीचे की तरफ रेड कलर के से पेंट किया गया है तो वो डेफ ब्लाइंड हो गए, यानी वो ना सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। और फिर वो उस छड़ी से चलते हैं। अगर आप उन्हें मार्ग में देखें तो आप उनके लिए अपनी गाड़ी, उनको रास्ता दें, उनको रास्ते से जाने दें। और अगर उनको सहयोग की आवश्यकता है, मैं यहाँ दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इज अ नीड ऑफ सपोर्ट, नॉट नीड ऑफ योर हेल्प। हेल्प की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। सोसाइटी में आपको भी कई चीजों का सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आप तो ये नहीं कहते कि मुझे हेल्प की जरूरत है, आप तो ये कहते हैं मुझे सपोर्ट कीजिए। तो हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, बाकी चीजें हमें पास अवेलेबल हैं, हम भी जी सकते हैं आत्मनिर्भरता से। हमें भी सोसाइटी की केवल सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए वो कहते हैं ना कि जब तक आपको कोई बहुत बुरा अनुभव या आपको लिए बहुत तकलीफ दे अनुभव आपके साथ ना हो, तब तक आप उसके लिए कोशिशें नहीं करते हैं या आपके लिए उसके अंदर लगन नहीं होती। तो जहाँ जरूरी है कि मैं खुद जब विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या और भी जो विजुअली इम्पेयर्ड जितने भी लोग हैं, उन सब ने अपनी पूरी जिंदगी जब सड़कों पर चले हैं तो उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उन्होंने वो भी झेला है कि कोई सड़क पर आज चलता हुआ आप चलकर पार करने की कोशिश कर रहे थे, आपको ये भी नहीं पता है कि आप किस साइड पे हो, और गाड़ी वाला रोक करके आपको गालियां देना शुरू कर देता था, या दाएं बाएं से मोटरसाइकिल वाले या दूसरे वाहन वाले आपको धक्का देकर चले जाते थे। आप अपनी दिशा भटक चुके होते थे, बीच रोड में चलने लग जाते थे, और फिर आपको कोई ना कोई अगर नहीं आया आपको सेव करने तो आपका एक्सीडेंट हो सकता था। बहुत कुछ झेला है। फ्लाईओवर्स और हाईवे बनाने वाले अधिकारी, मंत्री, सरकार के लोग अगर अपने ही हाईवे पर, अपने ही सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांधकर पार कर जाएं सड़क, तो हमें भी उनके लिए, हम भी व्हाइट केन लॉ की मांगना छोड़ देंगे। वो लोग तो ये चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकते कि वो अपनी ही बनाई सड़कों पर आंखों पर पट्टी बांध करके पार कर सके। यही स्थिति हर इंसान के साथ हो सकती है। मैं आपको बता दूं, ये केवल विजुअली इम्पेयर्ड के साथ नहीं होता। व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल से जाने वाले डिसेबल्स को भी इसी तरह की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर जो व्हील चेयर या क्लचर से होते हैं उनको तो और भी ज्यादा। विजुअली इम्पेयर्ड मान लीजिए किसी दिशा में घूम गया या दौड़ लगाकर पार करने की भी कोशिश करेगा, जो क्लचर से है या जो फिर केवल स्टैंड वाला है, ठीक है, स्टैंड टेकिंग क्लचर्स है, उसमें तो उसको और भी टाइम लगता है। तो उसके लिए लोग रुकेंगे नहीं, उसको ठोक कर चले जाएंगे, उसको टकरा कर उससे चले जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। और इससे जुड़े दो किस्से तो मेरे पास ऐसे हैं जो कभी कभी मेरी रूह को भी जब याद आते हैं तो रूह भी कांप जाती है। अपने ही एक सीनियर को हमने ट्रक से कुचलते पाया, जिनके शरीर के का पूरा शरीर भी हमें नहीं मिला, उनके शरीर के टुकड़े हमें बटोरने पड़े थे। और अपने एक जूनियर को जब उसको गाड़ी ने ठोकर मारी थी, तब वो उसको हम लोग बचा नहीं पाए। वो अस्पताल में था, हमारे सामने वो बिस्तर पर था और सिर्फ हमसे यही बोल रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। हम नहीं बचा पाए उसे। लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। उनके लिए उनका वक्त कीमती हो जाता है, सामने वाले की जिंदगी कीमती नहीं रहती। ऐसे लोग जो न जाने कितनी मुश्किलों, न जाने कितनी परेशानियों का सामना करके व्हाइट केन पाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे ही लोग जितने विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो उनको हाथ में सफेद छड़ी मिल जाती है। जो कुछ पढ़े लिखे या कोशिश करके घर से निकलकर सड़कों पर आते हैं, उन्हीं के हाथ में सफेद छड़ियां दिखाई देती है, फिर भी वो सड़कें सुरक्षित तरीके से पार नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ कई बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले सड़क पार कर रहा था, एक बस वाले ने तेज ब्रेक लगाया कि मुझे लगा कि अब ये मेरे पे चढ़ा चुका है, ये नहीं रुकने वाला है, लेकिन फिर भी जान बच गई।
और ये ऐसा क्या नाम है, बहुत दिनों बाद नहीं होता, हर महीने में 1-2 बार ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता अपनी गाड़ियों की स्पीड को सही तरीके से रखने या सामने वाले को देख के चलाने से। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे डिसेबल्स के साथ होता है। और अगर आप न्यूज़ या सरकारी आंकड़े भी उठा लें तो हर घंटे में न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। और सोचिए, जहाँ लोग पूरी तरह से आँख से देखने वाले और सभी तरीके से नॉन डिसेबल्ड लोगों को टक्कर मारने या उनका एक्सीडेंट करने से नहीं चूकते हैं, वहाँ विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड लोगों के साथ क्या करते हो? इसीलिए हम लोग 2011 और 2011 से हमने इसको, एक छोटा मिशन था और 2017 में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और हमने इसको मिशन को चलाया। और हम कोशिश आज भी कर रहे हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, हमारी हमारी असेंबलीज, हमारी पार्लियामेंट इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करे और भारत में जो एज अ प्रिंसिपल लॉ है उसको एज अ लॉ चलाए। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल व्हाइट कैन लॉ एज अ मॉडल लॉ क्या होना चाहिए, तो वो आपको चार हिस्सों में प्रोवाइडेड है और 4 तरह की बातें आपको प्रोवाइड करता है। पहली वो जिसमें वो ये कहता है कि इक्विटी मिलनी चाहिए, एक्सेस की, सेफ्टी की, और साथ में रोजगार, शिक्षा यानी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सब चीजों में इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब ये है कि यदि आप 3 लोग एक दीवार के सामने खड़े हैं, उन्हें दीवार के उस पार देखना है और उन तीनों लोगों में एक की हाइट 3 है, 3 फीट है, दूसरे की 1 फीट है, तीसरे की 2 फुट है। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो हम ये मानेंगे कि भाई हमने आपको दीवार तक पहुंचा दिया और अगर सबको स्टूल चाहिए तो एक फीट का स्टूल तीनों को दे देंगे, नहीं तो 2-2 फीट का स्टूल सबको दे देंगे। हम जो देंगे सबको बराबर ही देंगे। लेकिन इक्विटी कहती है कि अगर 3 फीट का आदमी और 3 फीट की दीवार है, उसे किसी स्टूल की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे कुछ भी नहीं देंगे। और जिसको आवश्यकता है 1 फीट का है और उसे 2 फीट के स्टूल की आवश्यकता है, तो हम उसे 2 फीट का देंगे। और जो 2 फीट का है, जिसे 1 फीट के स्टूल की आवश्यकता है, तो हम उसे 1 फीट का देंगे। यही इक्विटी है, जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना उसको दिया जाए, ताकि वो एक्सेस कर सके, हर जगह आ जा सके। हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या हम जहाँ काम करना चाहते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहां के रास्ते तो पार कर सकें, वहां पहुंच तो सके इजीली। आपके टैक्सी, बस, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन्स, कुछ भी हमारे हिसाब से डिजाइन नहीं है। सब जगह हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ भी आपने हमारे हिसाब से ना साइंटिफिकली डिजाइन किया, ना उसके ऊपर साइंटिफिकली सोचा। हर जगह पर्सन विद डिसेबिलिटीज या विजुअली इम्पेयर्ड लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और इसी चीज को इक्विटी बेस्ड सोसाइटी से ठीक किया जा सकता है। व्हाइट कैन लॉ इसे ठीक कर सकता है। मेट्रो में कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई है, लेकिन बाकी जगह अभी तो ठीक थोड़ी ना हुई है। बाकी जगह अभी भी डिजाइन ठीक नहीं है। मैं आर्टिफिशियल लिम्स एंड कमेटी का मेंबर हूं, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की है, और वो ये कहती है कि जितने भी चीजें हैं उन सब का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसे एक्सेस किया जा सके। लेकिन सारे लोग, सारी कंपनीज अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि इनमें खर्चा बहुत होगा। जो ऑलरेडी चीज बनी हुई है उसमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवर्तन करना ही होगा। इक्विटी बेस्ड सोसाइटी बनानी ही होगी, तभी सही मायनों में। अगर मेरे माता पिता ये चाहते हैं तो कल, ऐसा जरूरी नहीं है कि कल आप नहीं ये चाहेंगे। आपका भी कोई, आपके भी हम दोस्त हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, या माँ बाप हो सकते हैं किसी उस इंसान के जो ये चाहे, या रिश्तेदार हो सकते हैं। हर इंसान किसी न किसी विजुअल इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड को जानता होगा या उसका करीबी होगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका करीबी, आपका जानने वाला सही तरीके से एक्सेस कर सके, सही तरीके से जॉब पाए, इक्विटी बेस्ड जॉब मिले उसे, इक्विटी बेस्ड एजुकेशन मिले, इक्विटी बेस्ड ट्रांसपोर्ट मींस मिले, इक्विटी बेस्ड उसको एक्सेस मिल सके रोड्स पे? तो चाहते हैं तो आपको इक्विटी बेस्ड सोसाइटी बनानी पड़ेगी।
उसके लिए आप पैसे और संसाधन को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने पैसे संसाधन जो बनाए वो गलत तरीके से बनाए, कभी उन स्टैंडर्ड्स का ध्यान ही नहीं रखा, तो ये गलती समाज की है और उसको समाज को ही सुधारना होगा। दूसरी बात जो कहती है इक्विटी बेस्ड सोसाइटी के लिए जो राइट कैन लॉ करता है, वो दूसरी बात है आपका, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व तो आपको सब जगह मिलना चाहिए। आप में से यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में एक नाम मुकुट बिहारी लाल शाह का भी है, और एक में ऑल्सो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण में भी फराज खान का नाम भी है, और ये दोनों लोग दृष्टिबाधित थे, विजुअली इम्पेयर्ड। आप ये सोचिए कि उस जमाने में भी टैलेंट या अनप्रेडिक्टेबल या इंटेलेक्चुअलिटी को प्राथमिकता दी जाती थी, और उस समय पे भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड इतनी बड़े प्लेस पर या पर्सन विद डिसेबिलिटीज इतने बड़े प्लेस पर हैं, तो और लेकिन उस वक्त भी उनको लोगों को हाथ से पकड़ कर कहीं ले जाना पड़ता था। अगर वो व्यवस्थाएं उनके हिसाब से बनी होती और चीजें उनके हिसाब से होती, तो उनको भी किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, वो और अच्छी तरह से एक्सपर्टी करते। मुकुट बिहारी लाल शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के अजीज थे। वो इसलिए अजीज थे, नजदीकी थे, क्योंकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की वजह से बंटवारे के समय जो बंटवारा होना था चीजों का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गणनाएं और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके क्या किसको कितना मिलना चाहिए और कैसे होगा, उसको बहुत जल्दी कर लिया करते थे, जिसकी वजह से आगे भी चलकर मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल भारत में और पाकिस्तान में ही, दुनिया के हर देश के संविधान निर्माताओं से लेकर उनकी सीनेट और उनकी संसदों में रिप्रेजेंटेशन मिला है, इंक्लूडिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, जो 4 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। वो भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी थे। उन्होंने अमेरिका के लिए जितनी चीजें की हैं, शायद अमेरिका उन्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो आज एक्सेसिबिलिटीज की चीजें हैं और जो आज रिप्रेजेंटेशन की चीजें हैं, वो और भी बढ़नी चाहिए। ग्रामीण स्तर से संसद तक रिप्रेजेंटेशन अगर मिलेगा, तभी सही मायनों में जो ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजन हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको सही मायने में वो रिहेबिलिटेशन, वो इक्विटी बेस्ड सोसाइटी का चीजें मिल पाएंगी, रिसोर्सेस मिल पाएंगे, जो सही मायने में भारत में चीजें होनी चाहिए। और इसी को व्हाइट केन लॉ प्रमोट करता है। नेक्स्ट चीज है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप कहीं मकान दुकान कोई भी दुकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं या मकान बनवाते हैं, जमीनें खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज, लेकिन भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसी इग्नोरेंस थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई मकान या दुकान करें या कोई व्यवसाय करें, कोई घर ले सके। और आज भी चेन्नई का इंसिडेंट है 6 महीने ये लॉकडाउन से ठीक पहले का, कि 2019 में चेन्नई में एक पूरी सोसाइटी के लोगों ने 6 पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ब्लाइंड्स को उनके खरीदे हुए घर में नहीं घुसने दिया और प्रॉपर्टी अपने सोसाइटी के बाहर निकाल दिया, और ये कहा कि हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो अगर इनकी शक्लें देख लेंगी तो उनके बच्चे भी डिसेबल्ड हो जाएंगे। इस तरह के एटीट्यूड के साथ न केवल चेन्नई जैसे शहर महानगरों में, बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी एक कोने में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रहने के लिए मजबूर किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। और ये कल की कहानी नहीं है, पुरानी नहीं है, आज की भी है। कई मायनों में इस तरह का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको जोड़ने से रोकते हैं लोग। और इसी तरह के जो सेग्रीगेशन है उसको रोकता है, उससे प्रोटेक्शन देता है व्हाइट केन लॉ,
जिसमें वो साफ तौर पे कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की परेशानी होती है, कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान या बिजनेस या दुकान स्टैब्लिश करना चाहता है और उसको उस इलाके के लोग या कोई संबंधित अधिकारी या कोई भी व्यक्ति उसको रोकने का प्रयास करता है या उसकी राइट्स को क्लैश करता है, तो संबंध उस जिले या उस संबंधित क्षेत्र का जो भी अधिकारी इससे संबंधित होगा, उसको दंड का प्रावधान सीधे किया जाएगा। ये सेफ्टी, ये प्रोटेक्शन व्हाइट केन लॉ प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो आता है लास्ट, वो व्हाइट केन लॉ का है कि सोसाइटी बेस्ड इंक्लूजन क्रिएट करना। और इसीलिए व्हाइट केन लॉ सही मायने में इक्विटी बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी से जुड़े और मीन्स चाहे जो भी हो, सभी में एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को क्रिएट किया जाएगा। और अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं सही मायने में, तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाइट केन लॉ भारत में इंक्लूसिव का जो एक सबसे बड़ा बैरियर है। हम कह तो रहे हैं 30 वर्षों से कि हम इंक्लूजन लाएंगे, लेकिन हम इंक्लूजन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम वाकई में सही मायनों में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट ना कर लें। और उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लॉ होना चाहिए। केवल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और छोटी मोटी एक्टिविटीज करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कोई भी ऐसा कानून या ऐसा प्रोविजन या ऐसा लॉ या ऐसी लीगल गाइडलाइंस नहीं होंगी, तब तक संभवतः ये चीजें नहीं हो सकती। और मैं मिरांडा हाउस कॉलेज के इस मंच से, इस वेबिनार के माध्यम से समाज के प्रत्येक प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और हमारी पार्लियामेंट के सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और जो आपका एक्चुअल बैरियर है आपके इंक्लूसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का, उसे दूर करें। और जो लॉ हमारा व्हाइट के लॉ है, जिसको एज अ प्रिंसिपल हम समझते हैं, उसको एज अ लॉ लाइए। तभी सही मायने में ये इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे भारत में अपने सही रूप में स्थापित हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कार्यक्रम के आयोजन करने वाले आयोजन समिति के सभी सदस्यों, शिक्षकों और प्रतिभागियों का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो, सर से कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। Avidha, there is a question in the chat box from Yash. Yes, please, could you please read it? Yes. How to convince parents to allow to use white cane? I am late blind and my parents are overprotective. How to be confident like you, sir? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। मेरी मम्मी भी मुझे व्हाइट केन का यूज नहीं करने देती। आपने एकदम सही सवाल किया है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं व्हाइट केन लेकर अपने घर जाता था और उसका प्रयोग करता था, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन मेरे पेरेंट्स को भी हुई और वो भी फील करते थे। लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे या मेरे स्टेटस को या आपके स्टेटस को इम्पैक्ट करता है, तो एक काम करिए, आप मार्केट चल रही है मेरे साथ और आप मुझसे एक दूरी बनाकर रखिएगा, मेक अ डिस्टेंस विद मी एंड कम आउट विद मी इन मार्केट एंड देयर I alone and go to everywhere and purchase everything what I want, and you see me. If I am accessible and I am confident, you feel it that I am free and feel independent, that I am an independent person, then you allow me this thing. Because if I get it this thing, I never let it down to myself
in any place. मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी ललितपुर की सड़कों पर कहीं पे भी मैं गिर जाता हूँ, मेरे को चोटें लगती हैं, तो अगर मैं ये साथ या छड़ी रहेगी तो मैं कभी गिरूंगा नहीं और मुझे सड़कें पता चलती रहेगी। और आप कब तक मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे या कब तक मैं किसी और का हाथ पकड़ के चलूंगा? इसके साथ आप मेरे साथ कहीं बाहर चलिए, मैं अलग चलूंगा, आप थोड़े दूर पे रहना, आप मुझे देखते रहना और मैं सारे काम करूंगा। और अगर आपको तब भी यकीन हो जाए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपना सारे काम कर पा रहा हूँ, तब तो आप मेरे को ये छड़ी से चलने की अनुमति देंगे या छड़ी रखने की अनुमति देंगे? यू गिव मी परमिशन फॉर दैट। सो ऐसा 3-4 बार हुआ कि उस छड़ी होने के बावजूद भी ठोकरें लगी, लेकिन मैं गिरा नहीं, आई एम नॉट लेट डाउन। और मेरे फादर ने तब भी मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अभी आपको लगा है क्योंकि मैं छड़ी के साथ यहाँ पहली बार आया हूँ ना, लखनऊ में तो मैं इससे तेज चलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कल फिर आएंगे। अगले दिन फिर आया तो जहाँ कहीं 3-4 ठोकरें लगी थी वहां 1-2 लगी। उन्होंने कहा अब? मैंने कहा देखिए कल से कम स्थिति खराब थी मेरी। और किसी नई चीज जगह जाते हैं तो आप भी तो परेशान होते हैं। आपके पास तो आंखें हैं तो भी परेशान होते हैं, मेरे पास तो आंखें नहीं है तो भी मैं उतना परेशान नहीं होता हूँ क्योंकि मेरे पास छड़ी रहती है अनजानी जगह पर भी। Then my father and mother convinced, so I also said to you, if you want to convince your parents, they become convinced. Just get your self-esteem and self-power and self-mind, how you convinced your parents. अपनी घर के खरीदने वाली चीजों के लिए मना लेते हैं ना, अपनी जरूरत की चीजों को किसके लिए भी मना लेंगे? इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, Bulbul this side. Firstly, good afternoon. And I want to ask you, sir, I don't have only this disability that affect my eyesight, and I am partially blind, and my mother too not allow me to take a stick and go around just because I can't make balance because of my another disability, cerebral ataxia. So, is there any solution for this? There is many solutions regarding you. For cerebral palsy, there is many of the assistive devices for you maintaining your balance No, are sir. already available. But No, what sir. I'm saying now, what I'm saying, just clarify Sir, myself. palsy नहीं है. मैं यही तो पॉइंट आउट कर रही हूँ, पैल्सी नहीं है, अटेक्सिया है. No. For your balancing your body, for standing and running and moving, for mobility, if you have any issue, then you have such related to cerebral palsy devices for that. And you have also low vision, so you take the white cane, folding white cane with the female weights, female design, and you can paint it last fold with green or yellow color according to your sight. Then you can use it and you have no issue about it. थैंक आपको यू कोई सर. परेशानी नहीं होगी सेरेब्रल पैल्सी से जुड़े। पहले अपने जो बॉडी को बैलेंस करने के आपको प्रॉब्लम होती है ना चलने फिरने में, उसको पहले यस सर. बैलेंस करने के लिए जो डिवाइसेस मौजूद है उनको पहले ले लीजिए। और उसके बाद आप केन में जो लेडीज केन होती है, फीमेल केन होती है, वाइट केन फोल्डिंग होगी, उसको आप ले लीजिए और उसमें आप नीचे की तरफ हरा या नीला
कलर पेंट करवा लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। सर एक्चुअली मुझे उन डिवाइसेस के बारे में पता ही नहीं है। Okay, so just you contact with who is dealing with cerebral palsy, CP. You just contact with uh, Amar Jyoti. Okay, sir. You know Sure. about Amar Jyoti? No, sir. Just heard about it from my one friend. You just contact with Amar Jyoti. Then Okay. Amar Jyoti is give you provide some detail what Sir. whichever agencies is providing assisted devices for cerebral palsy. Sir, I also know the foundation. Hmm. Yes. It also works for the cerebral palsy and cerebral ataxia, Mhm. both of them. So Means they can told you which agency is are manufacturing products for you. okay, sir. Thank you. Thank you. Next question, please. Yes, sir. Sir, may I ask? Yes, sure. Yes, सर एक्चुअली क्या होता है, मेरी जैसे आई साइट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। अब मैं अपने होम टाउन में हूँ, मुझे यहाँ जाना पहचाना सारा कुछ है, तो इसलिए मुझे काफी कुछ है, जैसे मेरा मैप बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर केल लेकर नहीं निकल सकती। यस, तो मैं अपने होम टाउन में बाहर नहीं निकलती। मैं हमेशा अपने घर वालों पे डिपेंडेंट होती हूँ। तो इसके लिए मुझे अपना होम टाउन छोड़ के मतलब मुझे दिल्ली जाना पड़ा कि जो है क्योंकि मेरी मोबिलिटी स्किल सीखने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं तो उसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशन हमें सिखाए जाते हैं कि ये ऐसे रोड पे मतलब माइलस्टोन लगे होंगे या ऐसे कलर का होगा तो इसका ये मतलब होता है, ये चीज डिनोट करता है। तो जब व्हाइट केन लॉ आएगा तो उसके साथ भी हमें कई सारी चीजें मतलब जैसे इक्विटी बेस्ड सोसाइटी है तो उसके लिए हमें काफी कुछ चीजें और भी ऐड करनी होंगी या इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो जब सर We just want to incorporate in road safety law also. White cane law principles are also in road safety law, but they are only principles. ये केवल प्रिंसिपल्स हैं, ये जी कोई वो नहीं वही है सर, कि मतलब आपका क्योंकि हम लोग को बता जो कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन आपके रोड सेफ्टी में भी व्हाइट केन के बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर व्हाइट केन वाले के साथ आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपके साथ क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर व्हाइट केन के साथ ही नहीं, कोई यूं ही अगर अमेरिका में हिट कर देता है किसी को तो भी कितना फाइन लगता है, ये लोग कल्पना नहीं कर पाते। और सोचिए व्हाइट केन वाले को हिट करेंगे तो फिर उसके साथ कितना क्या क्या पेनल्टीज और क्या क्या फाइन होंगे, ये भी बहुत उससे डबल ट्रिपल होता है फाइन। इसीलिए लोग बहुत ध्यान रखते हैं अमेरिका या रशिया जैसी जगहों पर व्हाइट केन का। भारत में भी अगर लॉ पेनल्टी के साथ आ जाए जो अब तक नहीं है तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। फिर वो व्हील चेयर वाला हो, ट्राईसाइकिल वाला हो, चाहे व्हाइट केन वाला, सबको आराम से सड़क पार करने को मिलेगी। जी। और आपने जो अभी कहा था ना आपको होम टाउन हरदोई में और बाराबंकी, और मैं बताऊं आपको राजस्थान के भी जैसलमेर के छोटे छोटे गांव, वहां पर भी लोग अपने बच्चों को व्हाइट केन यूज करने की पूरी आजादी देते हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और जो आपके अकॉर्डिंग है, लो विजन है, पार्सली साइटेड है या या ब्लाइंडनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टिक के लास्ट हिस्से को पेंट करके रखिए और उसका पूरा यूज कीजिए। मैं तो खुद ललितपुर जैसे यूपी का सबसे छोटा जिला है ललितपुर, वहां पर भी अपनी छड़ी को घुमाते हुए चलता हूँ और बढ़िया से सारी चीजें करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के भरोसे नहीं रहता हूँ, उनकी जरूरत है मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। कोई डर नहीं है मुझे सड़कों पर। मरना होगा तो मर जाएंगे कोशिश करने की, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोशिश करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी जिंदगी, आप अगर ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी पेनफुल है तो आप जिंदगी पेनफुल बना के रखेंगे। आपको तो ये समझना चाहिए कि आपकी जिंदगी अचीवमेंट से भरी है और मतलब एक्शन से भरी है कि आपको खुली सड़कों पर दौड़ने को मिलता है। ठीक है, और अगर खत्म हो गई लाइफ तो खत्म,
नहीं तो आप हर बाधा पार कर जाएंगे, हर चुनौती पार कर जाएंगे। और मैं आज यहाँ हूँ और न जाने कितने एक्सीडेंट से निकल कर आया हूँ, बचकर निकल कर आया हूँ, और न जाने कितने एक्सीडेंट अभी बाकी हैं बचने, या किस एक्सीडेंट का शिकार हुआ जब तक लॉ नहीं आता। ठीक है, तो मैं लेकिन डरूंगा थोड़ी ना, या घबराऊंगा थोड़ी ना। पेरेंट्स को चिंता होनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप डरेंगे तो आप घर में बैठे रहेंगे, और जो डरेगा नहीं, जो घर से बाहर निकलेगा, वो आसमान की ऊंचाइयों तक पंख लगाकर उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सौरभ जी, जी सौरभ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम संजय हाँ वत्स जी, है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, यू आर ऑडिबल। जी, मैं दूरदर्शन नेशनल चैनल के लिए प्रोग्रामिंग करता हूँ। जी आपने कहा कि लॉ की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन या लॉ नहीं है। अगर लॉ बन भी जाते हैं तो कितने सारे ऐसे लॉ हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। आपने कहा कि आप घर से बाहर निकलें तो आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन कितने ही ऐसे केसेस में जानता हूँ कि आसमान की ऊंचाइयों तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनके एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग्स ज्यादा होती हैं। तो देयर इज एनी सॉल्यूशन टू मींस स्टॉपल ऑल दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? सर, आप दूरदर्शन के लिए काम करते हैं, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं आपसे बात करके के भी बहुत खुश हो रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारी 1 अरब की आबादी, 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी है। क्या हर इंसान प्राइम मिनिस्टर है? सॉरी? हमारी 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, लेकिन हर आदमी एमपी नहीं है, हर आदमी पुलिसमैन नहीं है, हर आदमी फौजी नहीं है। हर इंसान की अपनी आसमान और अपनी ऊंचाइयां होते हैं, और हर इंसान के लिए मैं अगर कहूंगा तो उस लैंग्वेज में, कि हर इंसान के लिए अपना अपना शमशान और अपना कब्रिस्तान भी होता है। और अगर वो इस बात से डर जाए कि वो आसमान पे नहीं कब्रिस्तान में जाएगा, तो वो आसमान की तरफ देखना भी छोड़ देगा, या उसकी तरफ बढ़ना भी छोड़ देगा। जरूरी नहीं कि हर इंसान आसमान ही पहुंचे, लेकिन अगर कई कब्रिस्तान नहीं पहुंचेंगे तो कई आसमान में भी नहीं पहुंचेंगे। और कोशिश यही है कि अगर लॉ आता है, लॉ तो ये भी है कि आप किसी को जान से नहीं मार सकते, लेकिन हर घंटे हमारे यहाँ, हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में कत्ल होते रहते हैं, लोग मर्डर करते रहते हैं। ये तो बहुत पुराना लॉ है। हम उस चीज को, जो समाज की सबसे बड़ी एक गलती है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर मानकर दूसरों को कुचल कर निकल जाने वाली सोच में सुधार हम नहीं कर पाएंगे पूरी तरह, लेकिन एक कोशिश है कि कुछ कमी ला पाए उस सोच में, जो उन लोगों को, जिन लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि सड़क के किस तरफ से कौन सा वाहन आकर किस तरफ से उनको रगड़ कर चला जाएगा, उससे बचाने की कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने जरूरी आपका है कि पूरा आज हम 1000 लोगों को मरते देख रहे हैं, हो सकता है अगले साल हम 100 लोगों को ही मरते देखें, और उसके अगले साल 10 लोगों को मरते देखें, और उसके साल अगले साल एक ही मरता हुआ हो। लेकिन उसमें कमी तो आएगी ना। कोई भी लॉ जो गलतियां होती हैं उसमें कमी ही कर पाता है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता। ये दुनिया की सच्चाई है। कोई भी कानून समाज में बैठी बुराई को कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि बुराई और अच्छाई, सकारात्मक और नकारात्मक चीजें ऐसी है जो दुनिया में हमेशा बनी रहेंगी, आप उनको खत्म नहीं कर सकते। जी सर, इफ आई यथार्थ और ट्राई टू स्वप्न में कुछ तो समराइज योर अंतर होगा सर। यथार्थ और स्वप्न में कुछ तो भेद होता है। आप स्वप्न दिखा रहे हैं, यथार्थ में नो सर, या उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना यथार्थ और स्वप्न में, तो स्वप्न अगर देश की आजादी का नहीं देखा गया होता तो उस वक्त भी लोग यही बोलते थे कि ये यथार्थ और स्वप्न का अंतर है, आजादी और ब्रिटिश के ही चंगुल में रहना। लेकिन वो भी पूरा हुआ। 1857 में लोगों ने यही कहा था उन आजादी के दीवानों से। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं, उस स्वप्न को यथार्थ में बदलने की। नहीं, मैं हर जगह देखता हूँ और बहुत चीजों को महसूस भी करता हूँ कि कितने ही विजुअली चैलेंज्ड लोगों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होता रहा है। तो उसके बहुत लिए सारी आप लोग चीजों क्या पर हो करते रहा हैं? है, कोई लेकिन देर सर से आप जानते होंगे कि लास्ट 10 ईयर से, जब से हमारे सीसीपीडीज
प्रसन्न कुमार पिंचा जी और उसके बाद के जो सीसीपीडीज आए हैं, उन्होंने जो प्रयास किए थे और उसके बाद जो हर स्टेट में सीसीपीडीज प्रयास कर रहे हैं, उससे काफी बदलाव आए हैं और सिस्टम्स के अंदर जो लोग बैठे लोग हैं, उनकी वही सोच बदलनी है जो अभी तक चल रही थी। इसके लिए आरसीआई ने भी बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो आपके हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो आपके आईएएस पीसीएस हों, सभी के लिए काम किया है। तो काफी बदलाव दिखना भी शुरू हुआ है देश में। मेरा लास्ट और क्वेश्चन है सर आपसे जी कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ समाज में जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको दया की दृष्टि से देखा जाता है, समभाव की दृष्टि से नहीं, समानता की दृष्टि से नहीं। इस पे आप क्या सर, कहो? उसके दो रीजन है। पहला मैं और दूसरे आप। अगर मैं खुद चाहता हूं कि कोई मुझे हेल्प करे, ठीक है, तो आदमी अपनी सेल्फ डिग्निटी को खुद छोड़कर चाहता है कि सामने की दुनिया हेल्प करे। और ये इसमें आदमी का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग मेरी हेल्प करें। तो इसमें पहली गलती मेरी भी है। और दूसरा, जो हमारे इतिहास है, इतिहास से हम लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है कि हम उसे वर्तमान में बदलने की कोशिश नहीं करते। और जो इतिहास होता है, इतिहास की धारणाएं होती हैं और जो हमारी प्रथाएं होती है, उसको हमें बदलने में एक वक्त लगता है। और वो हमारी सोसाइटी है, तो हर सोसाइटी में पुरानी बातों को बदलने में कुछ वक्त लगता है और हमारी सोसाइटी में रहा है, हर धर्म में रहा है। पोप ग्रेगरी 12वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी ने कहा था, इनको दान दो, दक्षिणा दो, इनको धन दोगे तो स्वर्ग का टिकट मिलेगा। लोगों ने अपने स्वस्थ नॉन डिसेबल्ड बच्चों को हाथ पैर तोड़ करके और हाथ पैर काट करके, आंखें फोड़ करके चर्च, गुरुद्वारा और चर्च और मंदिरों के बाहर बैठाना शुरू कर दिया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऐसी भी चीजें हुई हैं। हमारी पुरानी धारणाओं को दूर करने के स्वर्ग का टिकट है, इसके चक्कर में तो कई कई बड़े बड़े एनजीओ, इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही ये धारणाएं दूर होंगी जब मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, जब वो एक्सेस कर पाएंगे, जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज पहुंच पाएंगे, डिग्रीज हासिल कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा जॉब हासिल कर पाएंगे, तभी जाकर के सोसाइटी में एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होगा जिससे लोगों का जो पुराना पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलेगा। मैं अपने गांव जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि भैया तुम पे तो भगवान की दया हो गई। मैंने कहा भगवान भी मेरा सपोर्ट कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हेल्प करनी होती तो वो आप पे भी कर लेता। आप अभी गांव में नहीं पड़े होते, मैं जामिया यूनिवर्सिटी में हूं तो आप भी वहां पहुंच गए होते। और जब मैं दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में आता हूं तो लोग मुझसे फाइट करते हैं, मुझे चैलेंज करते हैं। जिस तरह एक एकेडमिशियन दूसरे एकेडमिशियन को चैलेंज करता है, वैसा ही मुझे भी फेस करने को मिलता है। वो कभी मेरे को किसी ब्लाइंड की नजर से नहीं देखते, वो मुझे एकेडमिशियन की नजर से देखते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे मजा आ रहा है। वो जिस तरह खुद को फील कर रहे हैं, मुझे भी फील कर रहे हैं, तो मुझे उनसे फाइट करवा लें। दुकान, अगर आप आसपास के मार्केट में भी चले जाइए और लगा किसी आपसे बात दुकान पे करके, चले तो आपके वक्तव्य से मुझे ऐसा महसूस होता है कि अतीत में जो भी हुआ वो छल कपट हुआ, लोगों ने स्वर्ग के रास्ते पे जाने के लिए अपने बच्चों को अपंग किया, और आज जो भी हो रहा है वो पूरी तरीके से निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनजीओ या कोई भी संस्था या परिवार काम कर रहा है। नहीं, पुरानी धारणाओं पे जो चीजें चल रही हैं उनको बदलने में कुछ वक्त लगेगा। बस मेरा इतना कहना है, पुरानी धारणाओं को वक्त बदलने में वक्त लगेगा। और जो हम अभी कर रहे हैं वो हम अपने आप को जब तक ये नहीं बताएंगे कि हम कितने काबिल हैं और हम कितना कर सकते हैं, तब तक आपको आपकी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया में पहला ही प्रिंसिपल है, फिटेस्ट सर्वाइवल फिटेस्ट। जी, कितना आप सरवाइव कर सकते हैं, कितने फिट है आप, कितना सरवाइव करने के लिए। जब तक ये आप साबित नहीं करेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी साबित नहीं करेंगे, तब तक कैसे, तब तक उन्हें नहीं मिलेगा ना। आज हम मांग कर रहे हैं व्हाइट कैन लॉ की। हमें 1995 के बाद अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन और खुद पर्सन विद डिसेबिलिटीज अड़ नहीं जाते तो 2016 में क्या हमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मिलता?
नहीं मिलता। सौरभ और जी, अगर उसके बाद 2019 को देख लें आप, सौरभ जी, यदि 2019 संविधान को में देख लें। आरक्षण एक की मिनट सर, व्यवस्था सर, नहीं सर, होती सर, एक पर्सन और विद उदाहरण सुन लीजिए डिसेबिलिटी आप। के लिए, तो क्या आप एक ईमानदार आंसर दीजिएगा, इफ जी। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द पर्सन फॉर द डिसेबिलिटी, तो क्या आप जामिया आ पाते? आप भी उसी गांव में रहते। सर ये भी आपने वेदर बहुत यू आर बढ़िया हाईली सवाल किया है। क्वालिफाइड, मेरे को जानने को आपके इस प्रश्न से, आपका ये प्रश्न जो है ना, इससे एक और उदाहरण याद आया। मैं जहां भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं, भैया तुम्हें तो रिजर्वेशन से नौकरी मिली होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जामिया में मैं लगातार 5 साल से इस चीज के लिए लेकिन मेरी सीट ना तो पहले कभी आइडेंटिफाइड थी, मतलब आइडेंटिफाइड मुझे रिजर्वेशन पोस्ट पे मिला है। मैं तो उसके लिए 5 साल से फाइट कर रहा हूं कि और भी रिजर्व्ड पोस्ट बढ़े और हमारे यहाँ जामिया में रिजर्वेशन का रोस्टर आए। ठीक है, तो वो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसके लिए खुश होता हूँ कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपने पूर्व में किया है, जो समाज ने पूर्व में किया है, अपने तरीके से समाज को डेवलप किया, हमारे तरीके से नहीं किया, तो उसका तो उन्हें भरना पड़ेगा ना, उसको उन्होंने नहीं रास्ता यार, तो मेरे देना पड़ेगा पिताजी ने ना, कोई, ताकि आगे समाज सौरभ आए जी, और वो अपनी सौरभ स्थिति जी, को आई एम आपके नॉट बराबर एग्रीड विद बना पाए। यू। अगर कोई गलती धनी सौरभ बहुत मतलब मैं कहूंगी बहुत गंभीर आपने चर्चा की। मुझे भी मतलब मेरे को पक्का विश्वास है कि मेरे बच्चों ने हेल्प और सपोर्ट के अंतर को समझा होगा। और जो कलर बताया आपने व्हाइट केन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट, वो सब चीज की चर्चा की। हालांकि संजय के बहुत सारे प्रश्न है जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे बीच में रोकना चाहिए नहीं, ये अनुचित है। अगर कोई भी श्रोता पूछता है तो जवाब तो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जवाब सवाल से ही हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे सौरभ, क्योंकि ये बात है कि हम लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है अरे इनके लिए तो रिजर्वेशन है। अरे भैया, मैं रिजर्वेशन के बिना आप ले ही नहीं रहे हो, आप बिना रिजर्वेशन के लीजिए। क्योंकि सौरभ ये बहुत बार ये कमेंट सुनने को मिलता है कि अरे इनको तो ऐसे मिल गया, अरे टॉपर स्टूडेंट है भाई, ऐसे नहीं ले लिया आपने। टॉपर होने के बावजूद भी हमारे कितने जो अग्रज है जो लाइफ बिता करके चले गए और उनको आसानी से सर्विस नहीं मिल पाई, जो कि हमसे योग्य थे, उस जमाने के पके हुए मजे हुए खिलाड़ी थे। तो ये रिजर्वेशन को मैं कैसे देखूं सौरभ, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है मेरे सामने कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो हम अंदर नहीं होते। जी मैम, आपका सवाल एकदम सही है और वही बात मैं कहना चाहता था कि रिजर्वेशन को जो डिफाइन किया गया हमारे संविधान में और दुनिया के सभी संविधानों में, और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए हमें कि रिजर्वेशन को हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि आरक्षण हमने एक रास्ता बनाया है उन सभी प्रकार के तबकों के लिए जिनके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में ना पहले उपलब्ध थी ना अभी उपलब्ध हैं, उनके लिए एक मार्ग बनाया आगे बढ़ने के लिए। इस रिजर्वेशन को हम अगर ये बनाते हैं कि ये एक फैसिलिटी है, तो ये फैसिलिटी नहीं है, ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक वे बनाया गया है, आपके लिए एक रास्ता बनाया गया ताकि आप आगे बढ़ सके और आगे बढ़कर के आप भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। क्योंकि आपको मैंने फैसिलिटेट नहीं किया, आपके लिए मैंने फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, इसलिए मैं आपको एक ओपन वे दे रहा हूं ताकि आप आगे आकर के अपनी बात को रख सकें, आप बता सकें कि आप अपने कितने काबिल हैं। क्योंकि काबिल तो दुनिया में सब हैं, लेकिन वक्त ने आपको काबिल बनने के कितने अवसर और कितने मौके दिए हैं, कितने रास्ते दिए हैं, इस पर डिपेंड करता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ने इसीलिए डिपेंड किया कि जिनको कम रास्ते और कम अवसर मिले हैं उन्हें एक अतिरिक्त रास्ता दिया जाना चाहिए। और आप मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि हमारे ही अधिकारों के साथ जितना छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप अपने मित्रों से बात करिएगा, बताएंगे कि जितना कहने के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं उसकी भरपाई करने के लिए, लेकिन क्या वो सचमुच दिए गए सौरभ, सोचना पड़ेगा हम सबको और ईमानदारी से सोचना और ईमानदारी से चर्चा करनी पड़ेगी। कहने के लिए तो सब कुछ दिया गया है,
पर क्या उसको इम्प्लीमेंट किया गया है क्या? मैम आप को मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर हमें चीजें दी हैं सरकार ने या संविधान ने या व्यवस्थाएं हमारे पास हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिकार दिया है कि आप पद पर बैठ सकते हो और काम कर सकते हो, लेकिन उस पद तक पहुंचने और उस कार्य तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। यही तो व्हाइट कैन लॉ करेगा, यही तो चीजें व्हाइट कैन लॉ प्रोवाइड करेगा। आपको जो सपोर्ट लेना पड़ता है उसकी ही एक्सेसिबिलिटी जो क्लॉज हो रखी है, केवल आपको बोल दिया आप आईएएस बन सकते हो, लेकिन भैया जब मैं सड़क पर नहीं आजादी से चल सकता हूं तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा और डिग्री हासिल कैसे करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देने जाऊंगा और नौकरी कैसे करूंगा? आपने रिजर्वेशन दे दिया, आप आईएएस बन सकते हो। Can I intervene? Can I Yes, say ma'am. something? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं कहना चाहूंगी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सौरभ जी से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे मैनर में इक्विटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, इनकी लिंक्स बनाए। मैं राजनीति शास्त्र पढ़ाती हूँ और पॉलिटिकल थियोरी पढ़ाती हूँ, तो एफर्मेटिव एक्शन के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही नुआंस्ड है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा। मुझे लगता है कि जो उसकी कनेक्टिविटीज है, जो कनेक्शंस वो दिखा रहे हैं, जो जिस माध्यम से और सिद्धांतों को लेके जैसे दिखा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आप लोगों के क्वेश्चन में वो बात नहीं झलक पा रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको समझे कि वो क्या कह रहे हैं। द लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेशन, between affirmative action, between equality of opportunity, between equality of resources and constitution. कैसे ये स्टेप्स बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक राइट को वहां तक पहुंचाने में एक जो ग्रुप है जो 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 जिसको मार्जिनलाइज समझा गया है हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज की वजह से, वो किस तरह से उससे जुड़ा है। आपको कोई भी राइट्स प्लैटर में नहीं मिला जिन लोगों को मार्जिनलाइज समझा गया है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। तो वो राइट्स कैसे मिले, किस तरह से अफर्मेटिव एक्शन माना जाता है उसको। ये जो आप चीज को आप लोग व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट, बट अफर्मेटिव एक्शन का मतलब एक पॉजिटिव एक्शन टू गेट रीड ऑफ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, टू गेट रीड ऑफ द इनइक्विटीज। तो मुझे लगता है कि जो डिस्कशन रहा है बहुत ही नुआंस्ड और डिटेल्ड और हिस्टोरिकली उन्होंने जिस तरह से इस व्हाइट केन लॉ के बारे में बताया, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सौरभ फ्रॉम माय साइड। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। बहुत मुझे पक्का विश्वास है कि आज हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ पूछिए श्योर। हमें अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बार बार कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। व्हाई वी हैव टू गो टू कोर्ट। इसीलिए तमिलनाडु में एक एक पार्टी है DPS शायद DPA या DPS ऐसे ही है, उसका पहला नाम DP ही है। तो उसके जो फाउंडर है दीपक सर, उनके कारण अभी जो लोकल बोर्ड इलेक्शन हुए थे तमिलनाडु में, उसमें 84% विद डिसेबिलिटीज ने अपना अपने आप को इनरोल किया था एंड 3 of them won that election. अच्छा, that's आपने बहुत बढ़िया बात याद दिलाई है तमिलनाडु वाली, और यही बात मैंने आपको व्हाइट कैन लॉ के अंदर भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्रॉम स्मॉल विलेज टू पार्लियामेंट। अगर आप स्मॉल विलेज से लेकर पार्लियामेंट तक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, तो जो आपकी पॉलिसी बन रही है, जो आपकी टेक्नोलॉजी बन रही है, जो आपकी स्कीम्स और
स्कीम्स बन रही हैं, उन सब में आप उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे और तब आप वाकई में एक इक्विटी बेस्ड इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो अगर कोई कामयाब पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको मिलता है तो आप बस आंख खोल के मुंह खोल के बके तो अच्छा आपने इतना किया है, यू आर द ग्रेट पर्सन, आप केवल ये कह देते हो या आप ये सुनते हो। अगर आप कामयाब रूप में किसी से भी मिलते हो या आप किसी कामयाब से मिलते हैं, एक आम पब्लिक, एक कॉमन मैन जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है, क्योंकि वो नहीं जानते किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, उतने कामयाब लोगों के बारे में नहीं जानते। मैं बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह पर आप लोगों से मिलेंगे और ट्रेन में कहीं पर भी मिलेंगे, आपको लोग किस नजरिए किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं वही एक पर्सपेक्टिव बदलना है और वो धीरे धीरे ही बदलेगा। एक स्लोअर पोजीशन में बदल रहा है और उसको ज्यादा अगर बड़े पैमाने पर बदलना है तो हमें इंटरनेशनल व्हाइट केन, जो मॉडल के व्हाइट केन है, वो इंडिया में जो एज अ प्रिंसिपल है उसे एज अ प्रिंसिपल की जगह एज अ लॉ लाना होगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं सौरभ सर का, अपनी प्रिंसिपल मैम का और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अपने सहयोगियों और विभिन्न कॉलेजों से जुड़े हुए विद्यार्थियों का फिर से धन्यवाद करती हूँ इस गंभीर गोष्ठी में शामिल होने के लिए। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम का भी मैं फिर इतना कीमती दिन में कीमती समय निकालने के लिए आप दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ इस कार्यक्रम की मैं समाप्ति करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।